हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया और हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री, आपका जो 11th का केमिस्ट्री है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से हम इसको कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है, यहाँ पर भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से हमारी बुक को कवर या डिज़ाइन किया गया है और आपको जेई और नीट के लिए लाइन टू लाइन इसमें से हमें कवर करना है। सो आपको यहाँ हम लोग उसी चीज को हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में बेसिक देखा था कि मैटर क्या होता है ना। उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन, प्योर क्या है ना, ये सब चीजें वहाँ कवर की थी। आगे बढ़ते हुए हम लोग आज अब इसके पार्ट 2 में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज हमने मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, है ना, ये चीजें हमने वहाँ पे कवर किया था। एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है ना, वो सब चीजें वहाँ कवर की थी। और उसी में हमने एक टेबल देखा था, और जिस टेबल में हमने कवर किया था कि देर आर डिफरेंट 5 लॉज, है ना, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसको हमने कवर किया था। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हमारे स्लाइड पे। हम लोगों ने स्लाइड ये देख लिया था, है ना। अगर आपने ये पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप पुराना पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो देखिए। आप पेन और पेपर या कॉपी लेके बैठोगे ना, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पेन डाउन करना है। तो दीज आर दी लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो समेशन कि हमने यहाँ पे लॉज देखे थे। नाउ कम टू वन बाय वन, एक एक लॉज को हम लोग देखते हैं। नाउ दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एज वी सजेस्ट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने अभी इसके पहले स्लाइड में पढ़ा कि दिया है एंटोनी लेवोनिजियर। तो एंटोनी लेवोनिजियर ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, और उन्होंने बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाउ एंटोनी सर प्रपोज द लॉ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी केमिकल एक्सपेरिमेंट रिएक्शन करके देखी, कंबक्शन रिएक्शन, है ना। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि एंटोनी लेवोनिजर ने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देखी, कंबक्शन एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे कंबक्शन एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट कंबक्शन एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा जिसमें उन्होंने बात की थी बर्निंग ऑफ फास्फोरस एंड मर्क्यूरी एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ना फास्फोरस को जला के देखा और मर्क्यूरी को जला के देखा। कंबक्शन है, फास्फोरस जलने के बाद और मर्क्यूरी भी जलने के बाद जो वेट था वो वेट बढ़ा हुआ मिला जलने के बाद, है ना। फास्फोरस या फास्फोरस ऑक्साइड बनाऊंगा, मर्क्यूरी का मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाऊंगा, दैट मीन्स फास्फोरस में ऑक्सीजन ऐड हुआ, मर्क्यूरी में भी ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो व्हाट ही फाउंड कि यार जलने के बाद तो वेट बढ़ा, बट फिर उन्होंने देखा कि ये वेट कहां से आया। तो एट द सेम टाइम उतना ही वेट आसपास की हवा से या एयर से कम हुआ। तो ये काम किन्होंने किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, एंटोनी लेवोनिजियर। व्हाट ही प्रपोज, mass can neither be created nor be destroyed. What he performed so many experiment, combustion experiment, out of which burning of phosphorus and mercury experiment shows that there is increase in the mass, and that increase in the mass is proportional to the same amount of weight decrease from the air, surrounding air, है ना। तो अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सेम रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। एंड दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते रहते हैं, रेफर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सो हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? इट इज एंटोनी लेवोनिजियर इज टू बी रेफर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, जहां पे हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई। एंड स्टेटमेंट हमने, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने सभी स्टेटमेंट आपको समझाई है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पुराना वीडियो देखो, जहां पे हमने ये स्टेटमेंट की है पार्ट 2 में। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। एंटोनी लेवोनिजियर का हमने समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट लॉ अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारे पास है। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है,
अब जोसेफ प्राउस सर ने क्या किया, स्टेटमेंट की है, हमने ये पहले देखी, फिर से रिपीट करते हैं। इनकी स्टेटमेंट बताती है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। और मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था आपको NaCl का, आपको याद होगा तो। NaCl हम लोग सी से ले, समंदर से, या हम लोग लैब में सिंथेसाइज करें, Na और Cl, एक Na एक Cl के साथ जाके NaCl बनाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग लैब में बना रहे हैं तो Na2Cl बना पाएंगे, है ना। NaCl इज ऑलवेज NaCl। सो यहां पर स्टेटमेंट क्या बता रही है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यहां पे ये मैंने आपके बुक से टेबल उठाया है, और ये है ना आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, हल्की सी इसमें। वो मिस्टेक हम लोग देख लेते कि क्या मिस्टेक यहां पर है। ये मिस्टेक में आप अगर आप देखो, ये टेबल में क्यूप्रिक कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cu कॉपर और CO3। सो दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, है ना। यहां पे उन्होंने परसेंटेज ऑफ कॉपर जो दिया है वो सही दिया है, ये उसी का टेबल है, मगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन में गड़बड़ हो गई। तो ये वैल्यू होना चाहिए इधर और ये वैल्यू होना चाहिए इधर। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप ये टेक्स्ट बुक में इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज गलत हो गई है, ठीक है। तो ये करेक्शन है, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है आपके टेक्स्ट बुक में, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू जो है ये एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ कार्बन की है। आप पूछोगे सर कैसे निकला ये, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला, परसेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। नो डाउट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विच इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, बट ये आई कहां से, ये आपको पता हो तो पढ़ने में मजा ज्यादा आती है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कंपाउंड कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर Cu का हम लोग बात करें तो 63.5 सही है, Cu का 63.5 ले लेते हैं। कार्बन का आपको मालूम है, कार्बन 12 इसका एटॉमिक वेट है, ठीक है, तो कार्बन का 12 ले लेते हैं। ऑक्सीजन का हमें मालूम है कि एक ऑक्सीजन का 16, तो ऐसे मेरे पास कितने हैं, ऐसे मेरे पास 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो तो आपको पता चलेगा कि ये हो गए 48। कितने हो गए, 48। डन। तो ये हो गया हमारा। तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना है, 63.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन अ फॉर्मूला, तो एक ही है तो एक ही रखो। रिलेटिव फॉर्मूला मास कितना है, अगर इनकी टोटल करो 48 प्लस 112 प्लस 63, तो ये आपको पता चलेगा कि ये 123.5 होता है। तो ये फॉर्मूला में आप रखते जाओ, आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू 51.35 है और ये वैल्यूज बदली है, तो ये वैल्यूज आप करेक्ट कर लो। तो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अब बताने का मतलब क्या है, जोसेफ प्राउस सर ने है ना ये कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है ये उन्होंने लैब में भी बनाया और नेचुरली भी मिला, देखा उन्होंने, और देखा कि मगर उन्हें पता चला कि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है। सो दिस इज सेकेंड लॉ गिवन बाय द जोसेफ प्राउस सर। समझ में आया आपको, अ गिवन कंपाउंड दैट इज क्यूप्रिक कार्बोनेट ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन, एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन मतलब Cu CO3 यही प्रपोर्शन रहेगा हर बार ऑफ देयर एलिमेंट्स बाय वेट। किसके वेट से, तो ये 51.35% ही रहेगा क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर कॉपर, है ना। कहीं पर ऐसा 60% हो जाएगा, ऐसा नहीं। डन। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, यहां पर भी हमने देखा था इसकी स्टेटमेंट जब मैंने वो टेबल लिया था वीडियो नंबर 2 या पार्ट 2 में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि H2O और H2O2 है ना, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, जैसे हम लोग एग्जांपल के साथ चलते हैं, टू एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हो गए 2 एलिमेंट। यहां पर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही है। और ये एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड्स, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर का फॉर्मूला है आपके सामने
H2O, और आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2, सॉरी, यहाँ हम लोग करेक्ट लिख देते हैं, H2O2। ओके, सो आप फॉर्मूला स्टेटमेंट क्या बता रही है, व्हेन टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वहां स्टेटमेंट में था ए एंड बी, व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड, वाटर एंड हाइड्रोजन एक से ज्यादा कंपाउंड है। ओके, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, बी कौन सा है, ऑक्सीजन, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइंड विथ अ गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो आप देख लो यहां पर ये मास कितने से कंबाइन हो रहा है, 16 से, ये कितने से कंबाइन हो रहा है, 32 से। तो आप 16:32 कर दो, ये तो 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, ए फिक्स है यानी हाइड्रोजन फिक्स है, चेंज हो रहा है बी, 16 और 32। अगर आप देखोगे 16:32 करो तो आपको पता चलेगा कि ये 1:2 है। सही है, तो दिस इज द स्टेटमेंट बाय जॉन डाल्टन। और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं इसी तरह से, दिस इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यहां फॉर्मूला लिखता हूं नाइट्रिक ऑक्साइड का NO, ठीक है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है NO2। सही है, तो आप यहां पे देख लो, अगेन 2 कंपाउंड, कौन कौन से है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कंसिडर्ड एज ए, आप इसको ए कंसिडर करो, दिस इज कंसिडर्ड एज बी, और क्या बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और फिर से आपका बी का रेशियो कंबाइन होने का ए से 16:32, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो अगेन 1:2। तो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बाय जॉन डाल्टन सर। आगे चलते हैं, गे-लुजैक्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इस लॉ को अगर मैं बात करूं गैसियस वॉल्यूम को, इट इज अ डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसको आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय गैसियस वॉल्यूम भी बोलते हैं। जैसे इस लॉ को हम लोग देख रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जो कि डाल्टन सर ने दिया है, जॉन डाल्टन, है ना, मल्टीपल प्रपोर्शन, यहां हमने इसका एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट किया। वैसे ही अगर हम लोग यहां थोड़ा आगे आते हैं और जब गे-लुजैक्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये भी डेफिनेट प्रोपोर्शन का ही लॉ है, बट गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां हमने ऐसे गैसियस वॉल्यूम के बारे में नहीं बात की, यहां हम लोग गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। क्या स्टेटमेंट बनाई है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय देयर वॉल्यूम। तो यहां वॉल्यूम में होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन होने वाला है ऑक्सीजन गैस के साथ और वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, oxygen is represented by O2, and what they are going to form, H2O। क्लियर, अगर आप देखो अब ये हाइड्रोजन 100, क्योंकि यहां पर आपको वाटर में कितने मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, आपको 2 लग रहे हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो अगर आप देखोगे इसको क्लियरली तो 100 ml रिएक्ट होगा 50 ml के साथ, और बना कितना आपके पास, तो 100 ml ही बनेगा यहाँ पर। दैट इज 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको सिंपल एडिशन नहीं करना है, यहाँ गलती बच्चों से ये होती है 2 + 1 तो ये 3 वॉल्यूम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर इसके आगे यहाँ पर और कोई चीज लगी होती तो बात अलग है। दैट इज ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया कि H2 और O2 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बनेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो इसका रेशियो क्या हुआ, 2:1 1:2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन का देख लेते। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N2 के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोग लेंगे 3 लीटर ले रहे हैं, तो हमको यहां पर ध्यान रखो, यू हैव टू बी पुट दिस वन ओवर हियर, थ्राइस हाइड्रोजन। यहाँ रिएक्शन अगर बैलेंस करना है ना आपको, तो यह मैं और एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये ऊपर वाटर वाला, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 1 लगा दो,
और इसके क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 वाटर मिलके आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गया आपका 2s2 1:2, 2s2 1:2। बस वैसे ही नाइट्रोजन कितना लिया 1, हाइड्रोजन कितना लिया 3, और यहाँ पे अमोनिया कितना बनेगा आप देख लो, इसको लगा के आपको ये मिलेगा ट्वाइस NH3। अब मुझे बताओ आप कि इसका रेशो क्या होगा। सिंपल, इसका रेशो होगा क्योंकि ये 1 है तो इसके आगे अगर नहीं समझ में आया तो 1 लगा दो, तो इसका होगा 1:3:2। सही है, तो दिस इज 1:3:2। दिस इज गिवन बाय गे-लुजैक्स लॉ। इस लॉ को हम लोग अभी क्लियर बताते हैं कि आपको ये रिएक्शन करते वक्त जो भी हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, हाइड्रोजन पे भी और ऑक्सीजन पे भी। सेम बात करते वक्त हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया बनेगा तो नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन पे सेम प्रेशर होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गे-लुजैक्स लॉ। नाउ अगर ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, if 10 volume of dihydrogen gas react with the 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor would be produced? आपको सीधा बताना 10 वॉल्यूम, तो आप यहां लिखोगे कि सर ये 10 वॉल्यूम लिख लेते हैं। ठीक है, 10 वॉल्यूम ऑफ क्या बोला है उन्होंने, डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन मतलब क्या रहेगा, आप लिखोगे H2। सही है, प्लस उन्होंने क्या बोला है आगे, आगे बोला है कि उन्होंने बनाया है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सही है, डन। और आपको बोला है कि क्या बनाया है इन्होंने, इससे पानी बनाया है और ना वाटर वेपर बनाई है। तो वाटर वेपर कितनी बनेगी, तो आप देखो 10H2 मतलब 20, मतलब आपके पास बनेगा यहां पर क्या 10H2O। क्वेश्चन में पूछा है आपको कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स, तो 10 वॉल्यूम्स डाइहाइड्रोजन, 5 वॉल्यूम्स ऑक्सीजन, तो उसको आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 10 वॉल्यूम ऑफ H2O मिलेगा आपको। दिस इज द सिंपल वे। और इसका रेशो अगर निकालना है तो आप वही निकालोगे 10:5:10, मगर रेशो सिंपल फॉर्म में आपको इलेबरेट करना है तो रेशो यही रहेगा आपका 2:1:2। दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिया है। आगे चलते हैं, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो सर ने भी बहुत ही सिंपल वे में, एवोगाड्रो सर का बहुत अच्छा लॉ है जो हम लोग बात करते हैं कि यहां इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जैसे मैंने यहां लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने हाइड्रोजन लिया 100 ml और मैंने ऑक्सीजन लिया 100 ml अगेन, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर ऊपर का ही एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे वाटर बनाना है, वाटर में आपको मालूम है वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, H2O। सही है, अगर H2O में हमें बनाना है तो मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा लगेंगे, 2 लगेंगे, और कंपेयर में ऑक्सीजन 1 ही लगेगा। इसीलिए अगर आप देखो यहां पर, तो यहां हमने 100 ml वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का, उसी जगह पे मैंने 50 ml ऑक्सीजन लिया और उसमें ही मेरा काम हो गया। सही है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, और H2O बनाने के लिए आपको 2 एटम लगेंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम लगेगा ऑक्सीजन का। तो इसीलिए ये 100 ml में लिया और ये 50 ml लिया। अब यहां हमने इसका मास नहीं कंसिडर किया बेटा। अगर हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो इसका मास जो है 1 है AMU में, ऑक्सीजन का 16 है। तो हम लोगों ने ऐसे बैलेंस पे वे नहीं किया कि यार ये इतना ज्यादा है कम है, हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम में बात की है। ठीक है, तो 100 ml में हम लोग बात करते हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं, तो 50 ml में 1 ऑक्सीजन का आएगा, दोनों को मिलाओ तो आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स। अब उन्होंने क्या बोला यहां पर, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, तो यहां 2n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा 2n मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एवोगाड्रो लॉ, है ना। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहां पर देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला मास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। यहां है ना एक
एवोगैड्रो लॉ को और अच्छे से समझा दूं मैं, तो है ना, इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला। जैसे हम लोग यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर भी आएगा आपको आगे, मगर यहीं पे कवर कर देता हूं मैं आपको कि अगर मेरे पास 22.4 लीटर का कोई कंटेनर है ना, कितना, 22.4 लीटर का, तो इसके अंदर 1 मोल, मैं यही कवर कर रहा हूं बेटा आपको, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं हम लोग, 1 मोल गैस हम लोग भर सकते हैं, है ना, 1 मोल गैस भर सकते हैं 22.4 लीटर में। वो हाइड्रोजन होगा या वो ऑक्सीजन होगा या और कोई होगा, और उसकी 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो वो एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे 6.033 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। समझ में आया आपको? तो अगर हम लोग 22.4 लीटर का कंटेनर लेते हैं और एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे उसके अंदर हाइड्रोजन भरते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसके अंदर कितने मोल हाइड्रोजन भरे गए, 1 मोल। और 1 मोल को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि 1n, n इज फॉर मोल, है ना, ये 1n लिखा है ना, ऐसे 1n हम लोग लिखेंगे कि गया उसके अंदर 1 मोल गया। उसी टाइम पे 22.4 में अगर दूसरा कंटेनर है और उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं ऑक्सीजन भर रहा हूं, तो हम लोग उसको भी बोलेंगे कि उसमें कितने हमने भरा, तो 1 मोल ही भरा है, ठीक है। और अगर मैं पूछूंगा आपके पास कितने हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नंबर है ये 6.033 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हाइड्रोजन के होंगे। और अगर मैं पूछूंगा ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ऑक्सीजन के ही उतने ही मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे, एंड दिस इज गिवन बाय द एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो ने बहुत अच्छी से ये कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5 लॉ देखे, पांचों लॉ को हमने डेरिवेटाइजेशन से ज्यादा हमने उनके एग्जाम्पल्स देखे और हमने उसको समझा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला मासेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।